नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से किया इंकार। 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक। अदालत ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। किरण रिजिजू ने की फैसले की सराहना। भारत में एआई के इस्तेमाल से जुड़ी नीति आयोग की 2 अहम रिपोर्ट जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन पर दिया जोर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा एआई में अग्रणी बनाने की तैयारी में भारत। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। झारखंड में लाल आतंक पर प्रहार। 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर। AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। और कतर में हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन आज। मसौदा प्रस्ताव में हमले की निंदा, तो वहीं इजरायल ने कतर से हमास नेताओं को निष्कासित करने का किया आह्वान। और खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बिहार के पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। साथ ही पूर्णिया में करीब 36,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी। और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलकर कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। यहां से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3 × 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कानून के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक ये तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। Any waqf has to be taken by the government, or the possession has to be taken back. That the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered. Meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाया है और साथ ही साथ अदालत ने कानून के संबंधों में अहम टिप्पणियां भी की हैं। इस पर और बात करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी है या नहीं, इसे लेकर इस प्रावधान पर रोक के साथ साथ कई अहम फैसले लिए, कई अहम एक तरह से अंतरिम इस आदेश में कई रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो क्या क्या प्रावधान है जिस पे रोक है और क्या टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 5 साल की जो अनिवार्यता थी कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उस पर रोक लगाई है। लेकिन ये रोक तब तक है जब तक राज्य सरकारें इसको लेकर के नियम नहीं बना देती, क्योंकि अभी कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा सके कि कौन व्यक्ति 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। इसको आखिर कैसे कोई साबित करेगा? तो बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट्स को रूल फ्रेम करने होंगे इस एक्ट के तहत। जब तक ये रूल्स नहीं बनते तब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस पर रोक लगाई है जब तक कि नियम नहीं बन जाते। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि जो एक सबसे विवादित या कहीं सबसे इंपॉर्टेंट मसला था इस पूरी पिटीशन में, वो वक्फ बाय यूजर का था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स यानी भविष्य के लिए अगर संसद ये तय करती है कि ये प्रावधान नहीं होना चाहिए वक्फ एक्ट में, क्योंकि इसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों का गैर कानूनी तरीके से उन पर कब्जा किया गया है और ये जो व्यवस्था थी इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो ऐसे में अगर संसद अपना विवेक इस्तेमाल करके इस प्रोविजन को खत्म करती है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही इसे मनमाना माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा, बाकायदा आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया बेंच ने, कि आंध्र प्रदेश में जो स्टेट वक्फ बोर्ड था उसने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को वक्फ को सौंपा। उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई पहले, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा राज्य सरकार को उन जमीनों को वापस से पाने के लिए। तो उस केस का भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हवाला दिया है कि जो वक्फ बाय यूजर प्रोविजन का दुरुपयोग हो रहा था वो केवल आरोप नहीं है, उसको लेकर के वाकई में शिकायतें हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि एक और जो मामला था जिसको लेकर के याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि अगर वक्फ और सरकार के बीच में विवाद पैदा होता है कि जमीन सरकार की है या वक्फ की है, तो नई व्यवस्था ये थी कि जब तक कलेक्टर जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ का नहीं माना जाएगा, रेवेन्यू के पर्पज से, यानी राजस्व वक्फ को नहीं जाएगा। हालांकि मालिकाना हक जो है वो तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन राजस्व के मामले में वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक कलेक्टर की बात की जाए तो वो खुद सरकार का एक नुमाइंदा है, इसीलिए यहां पर आर्बिट्ररीनेस की जो दलील दी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसमें तथ्य कोर्ट को दिखते हैं। इसीलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि कलेक्टर खुद ही जांच करे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर के कि ये वक्फ की है या सरकार की है। ये एक सबसे बड़ा, हम कहें कि जो राहत की बात है याचिकाकर्ताओं के लिए वो यही है। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर को जो एबॉलिश कर दिया है संसद ने, जो नया एक्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि भविष्य में वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन नहीं होगा। पुरानी प्रॉपर्टीज जो हैं जो वक्फ बाय यूजर आई थी वक्फ बोर्ड के पास, उनको लेकर के ये कहा गया है
फैसले में कि नई व्यवस्था में अगर इनको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वक्फ डीड साथ में होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसी मांग करती है कि आप पुरानी प्रॉपर्टीज जो वक्फ बाय यूजर एक्वायर की थी वक्फ बोर्ड ने, अगर उनके लिए वो वक्फ डीड देती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आगे भी होता रहेगा। सरकार का आश्वासन था, कोर्ट ने भी कहा कि ये न्याय संगत है, इसमें उनको कोई गलती नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर यही महत्वपूर्ण बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आज आदेश में लिखाए गए हैं। सबसे पहला कि जो कलेक्टर की जो जांच जारी रहेगी, इस बीच भी प्रॉपर्टी से वक्फ को हटाया नहीं जाएगा, यानी वो बनी रहेगी वक्फ के पास जब तक कि एक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये सबसे बड़ा रिलीफ आज याचिकाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से है। अब विकास, बड़ा सवाल ये है कि वक्फ कानून में संशोधन किया गया ये कहकर कि वक्फ के काम करने के तौर तरीके को ये माना गया कि अभी तक जितनी संपत्तियां हैं तमाम सरकारी जमीनों पर जिस तरह का एक तरह से वक्फ बोर्डों ने अपना दावा किया उसको ध्यान में रखते हुए और वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल न होने के कारण ये संशोधन किया गया था, जिसे माना गया कि एक तरह से मनचाहा इस्तेमाल वक्फ बोर्ड का अभी तक हो रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को कहता है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से मनमाना इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ प्रावधानों का, तो ये टकराव है क्या? हालांकि सरकार ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले का अभी तक स्वागत किया है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि एक तरफ सरकार का भी यही कहना है मनमाने इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए, कोर्ट का भी यही कहना है मनमाने इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए, तो दोनों तरफ से किया क्या जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को फैसले में भी लिखाया कि जो वक्फ बाय यूजर, यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति वक्फ कर दी, दे दी, तो उसका रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी। यानी कि कोर्ट ने कहा कि अगर हम सबसे जो इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले का जो कानून था 95 का, उसमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, मैंडेटरी नहीं था लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ये बात वहां पे थी। अब कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि 30 साल से आखिर आपने वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वक्फ को हासिल हुई है तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? रजिस्ट्रेशन से ये होता है कि प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट होता है, किस प्रॉपर्टी से कितना रेवेन्यू आया है सरकार को भी पता होता है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उसमें हमेशा से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वहां उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है, ये सारी चीजें कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगी। यानी दुरुपयोग एक तो इस लेवल पे था कि अगर आप प्रॉपर्टीज का ब्यौरा ही नहीं देंगे तो उनसे आने वाले पैसे का लेन देन, उसका हिसाब किताब कहाँ रखा जा रहा है, एक बड़ा सवाल ये था। दूसरा, ऐसी जमीन के वक्फ को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे जिनको ये कई बार कहा गया कि सरकारी जमीन थी जिन्हें वक्फ कर दिया गया। हमने यहाँ पे देखा कि तमिलनाडु का एक मामला उठाने की कोशिश की गई, हालांकि उस याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। उनका दावा था कि एक पूरे गांव को वक्फ कर दिया गया, उसके चलते वहां के किसान अपनी जमीनें बेच नहीं पा रहे थे और रिकॉर्ड्स में सारे ओनरशिप चेंज कर दी गई। तो दुरुपयोग के लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर नहीं करा रहा था, ये भी आरोप लगाए गए हैं, ताकि उनसे होने वाली आय या उनसे जो भी रेवेन्यू आता है उसका हिसाब किताब ना देना पड़े। तो केंद्र सरकार का कहना था कि हम कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय से उसका हक नहीं छीन रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के। सारी मंशा इस बात को लेकर है कि प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो, जो उसका रेवेन्यू आता है, ये रेवेन्यू आखिर जाता कहाँ है? वक्फ बोर्ड के पास जो रेवेन्यू आता है वो ज्यादातर रिलीजियस पर्पसेस के लिए होता है, वो अनाथ आश्रम जो चलाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ बोर्ड की उनको पैसा देता है। तो ये जितनी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनमें ये पैसा खर्च होता है। तो अगर इसका सही रखरखाव नहीं है तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी को डिप्राइव कर रहे हो। ये भी आर्गुमेंट सरकार की तरफ से दिया गया था कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी पावर रहती है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की, रजिस्ट्रेशन वो नहीं कराते हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, वो रेंट कितना आ रहा है उसका रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, और इसकी वजह से कम्युनिटी को जिन चीजों का फायदा पहुंच सकता था वो नहीं मिलता है। तो मनमाने तरीके से बोर्ड्स चल रहे थे, ये आरोप था सरकार का। सरकारी जमीन पर कब्जे हुए हैं, किसी की जो जमीन किसी आदमी की नहीं थी वो वक्फ कर दी गई, ऐसे भी आरोप लगे थे। इसी पहलू पर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का भी यही कहना है कि मनमाने तरीके से ना हो, ऐसे में जब वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते,
काउंसिल में भी ये नंबर तय कर दिए हैं कोर्ट ने। तो ये तो तमाम वही प्रावधान है जो संसद के भीतर पास हुए थे और इस पर लंबी विवेचना की गई थी कि किस तरह से काउंसिल और बोर्ड दोनों में पारदर्शिता लेके आई जाए। तो अब कोर्ट वापस एक तरह से इस कानून में बदलाव की बात कर रहा है, तो ये कहां तक तर्क संगत होगा? देखिए, इसीलिए इस मुद्दे पर जो प्रावधान अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ऑलरेडी एक्ट में है। यानी कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पर पहले से ही ये व्यवस्था है। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो। ओरिजिनल एक्ट में ऐसे 2 मेंबर्स की बात थी। हालांकि कोर्ट का ये कहना था कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाते हैं, यानी जो आप ऐसे माने कि किसी राज्य में या केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो भी मेंबर होते हैं, तो ऐसे में उनको शामिल करके नॉन मुस्लिम और मुस्लिम आप देखिए, ये भी कोर्ट की तरफ से एक हिदायत है। हालांकि डायरेक्शन नहीं है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स हैं, क्योंकि अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो ऐसे में आप जिनको अपॉइंट कर रहे हैं मेंबर्स को, उनकी संख्या को आप कम कर दीजिए। यानी किसी भी परिस्थिति में ये संख्या 4 और 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस काउंसिल में 4 और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये कोर्ट का डायरेक्शन है। सीईओ को लेकर के भी कोर्ट ने कहा कि जो सीईओ हैं, कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो मुस्लिम हो। ये हालांकि इसको लेकर के कोर्ट ने कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दिया है सरकार को, लेकिन रिकमेंड जरूर किया है कि सीईओ भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए वक्फ बोर्ड के वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जी विकास, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर कोई सवाल नहीं है, उस पर पूरी तरह रोक नहीं है, लेकिन ये जो आंशिक रोक के तौर पर जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गया है, ये कितना इंसाफ करता दिखाई दे रहा है वक्फ संशोधन विधेयक के साथ? क्योंकि जो तमाम संशोधन हुए वो उन चुनौतियों को देख के, उन समस्याओं को देख के किए गए थे। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले ये कहा कि एक बात तो कोर्ट ने मानी, जो केंद्र सरकार की तरफ से भी दलील दी गई थी कि यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है कि सरकार हड़प लेगी वक्फ की जमीन, ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये मंशा को लेकर के केंद्र सरकार से सहमत दिखी है कोर्ट कि जो बदलाव किए गए हैं उनमें सिवाय एक के, जो आप देखें जिसको मैं पहले कह रहा था कि कलेक्टर की रिपोर्ट को लेकर के जो मामला था, सिर्फ उसी में आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक डायरेक्ट इंटरवेंशन आप देखते हैं, बाकी चीज़ों में व्यवस्था लगभग वहीं के वहीं है। यहाँ तक कि जो वक्फ बाय यूजर था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चिंता जो थी उसको वाजिब बताया। उसके लिए बाकायदा अपनी ओर से उदाहरण दिया कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन को वक्फ के लिए वक्फ कर दिया गया, जिसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ी मशीनरी है जो मुकदमे लड़ सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक आ सकती है। तो ये कोर्ट ने यहाँ पर माना कि कुछ बातें जो कही गई हैं सरकार की तरफ से मिसयूज को लेकर, वो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई तथ्य नहीं है। इस तरह के उदाहरण कोर्ट के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़ा, ये बात कोर्ट ने खुद रिकॉर्ड की है। तो एक जो बड़ा, सबसे बड़ा, अगर आप डायरेक्ट इंटरवेंशन हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखें तो वो सिर्फ एक बात को लेकर है कि एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के अगर विवाद उठता है कि ये सरकारी जमीन है, तो सीधे सीधे वक्फ को वहां से नहीं हटाया जाएगा। जैसा कि नए प्रावधान में यह था कि जब तक जांच जारी रहेगी तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में और रेवेन्यू पर्पस के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास बनी रहेगी जब तक कि कलेक्टर अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देते इसके मालिकाना हक को लेकर। विकास, धारा 23 को लेकर भी बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 23 को भी स्थगित किया है, जिसमें कहा गया था कि पदेन यानी एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य है। देखिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर को लेकर के कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक संभव हो वो कोशिश ये की जानी चाहिए कि कुल मिलाकर के जो सदस्यों की संख्या है, अब एक्स ऑफिशियो अगर कोई मेंबर है, मिनिस्टर अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, तो आप ये तय नहीं कर सकते पहले से कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुस्लिम ही होंगे। हमने हाल ही में कुछ मौकों पे देखा है कि जो सामान्य वर्ग से जो है, जो चाहे वो हिंदू हों, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए, या इससे पहले मुस्लिम नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नहीं थे, तो एक्स ऑफिशियो वो मेंबर हैं अगर वक्फ काउंसिल के, तो ऐसे में कोर्ट को, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए
कि वो बाकी जगह पे एडजस्टमेंट्स करे, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनमें वो मुस्लिम्स को ही रखे। यानी कुल मिलाकर जो 4 और 3 की बात कही गई है उसको कहीं ना कहीं पालन कराने की कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होगा ये पहले से कह पाना बहुत पक्का नहीं है। मिनिस्टर कौन होगा स्टेट में, सेंटर में कौन मिनिस्टर होगा, जरूरी नहीं वो मुस्लिम ही, वो सिख हो सकता है, वो पारसी हो सकता है, वो जैन हो सकता है। तो ऐसे में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संख्या तय कर दिया। अब आप उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के साथ संतुलन बैठाइए, ये कम से कम सरकार को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। विस्तार से आज जो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के तहत कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बात करने के लिए। आगे आपको बताते हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वागत करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो तय किया है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में AI के इस्तेमाल से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट विकासशील भारत के लिए AI का रोड मैप, त्वरित आर्थिक विकास का अवसर और नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी पर आधारित है। इन रिपोर्ट्स को नीति आयोग ने तैयार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 278 संस्थान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय छात्र अब चिप्स डिजाइन कर रहे हैं जिनका निर्माण और परीक्षण किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए भारत में इनोवेशन पर फोकस है। AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि वर्तमान युग में भारत को AI के क्षेत्र में आगे आना होगा। Telecom technology, semiconductors, electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has
joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में चुनाव आयोग को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से गलत करार देते हुए खारिज किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका अस्पष्ट है, इसमें कोई ठोस विवरण नहीं है, ठोस सबूतों का अभाव है और ये पूरी तरह से राजनीतिक दावों और प्रतिदावों पर आधारित है। पिछली सुनवाई के दौरान अपने आदेश में पीठ ने कहा था कि ये चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बाध्य करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देना होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। इस औपचारिक उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक एकीकरण और विकास की यात्रा को गति मिलेगी। ये मालगाड़ी सेवा परिवहन को तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती बनाएगी। इस सेवा से कश्मीर के सेब और अन्य फल दिल्ली और देश के अन्य भागों तक बेहतर स्थिति में पहुंचाए जा सकेंगे। अब ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। रोड के कंपैरिजन में इसके रेट्स भी कम है, रिस्क भी कम है और ये टाइमली पहुंचता है। अगर गाड़ी यहाँ से 24 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है, 24 से 33 घंटे में जो भी टाइम लग जाए, इतने देर में ही दिल्ली पहुंच जाती है। ना आपको रास्ते का कोई परेशानी है, ना कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है इस सेक्टर के लिए। इस भूभाग में जो हॉर्टिकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर माना जाता है, फ्रूट्स के लिए, इनके फ्रूट्स अब कम समय में और सस्ते में, कम लागत में, फास्टर तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेंगे, जिससे फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली रोड से 4-5 दिन लगते हैं, ये तो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि एश्योर्ड टाइम है और डेली चलेगी। हमारी अगली गाड़ी ऑलरेडी दिल्ली से कल वाली आ चुकी है, यहाँ पे आने वाली है और जो कल जाएगी, और इस तरह से लगातार ये सर्विस चलती रहेगी, तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। आचार्य देवव्रत ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। देवव्रत ने संस्कृत में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अफसर मौजूद रहे। दरअसल देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। 66 वर्षीय देवव्रत 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं। हिंदी और इतिहास में स्नातकोत्तर, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं। दिल्ली के द्वारका और आसपास के इलाकों में गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए एक संयुक्त और बड़े स्तर पर छापेमारी और तलाश अभियान चलाया जा रहा है। 25 अलग अलग टीमों द्वारा दिल्ली के 19 स्थानों और हरियाणा के 6 स्थानों पर छापे मारे गए। कपिल संगवान उर्फ नंदू के फाइनेंसर के घर से 34 लाख से ज्यादा रुपए नगद और लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी का जेवर बरामद हुआ है। साथ ही 8 देसी स्मार्ट पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग और वसूली से जुड़े मामलों में शामिल 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नीयत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, जन जन के प्रधानमंत्री।
देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections, the rural, it was urban, it was, very simple. And then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती है बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत भारत के गांव में बसने वाली महिलाओं से जुड़े रूढ़िवादी सोच को तोड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। उनको एक बड़ा वरदान मिला है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं।
और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। झारखंड में हजारीबाग की पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर ऐसा प्रहार किया है कि नक्सली इस जख्म को याद रखेंगे। पातीतीरी के जंगली इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। अन्य 2 नक्सलियों की पहचान 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन के तौर पर हुई है। सहदेव सोरेन सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। जिस जगह मुठभेड़ हुई है वो जंगल बोकारो और गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। सुरक्षा बलों की टीम आज जब सर्च ऑपरेशन के लिए निकली तो उसके पास नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी थी। गोपनीय सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके बाद इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसी मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घायल जवान का नाम अजय भौतिक और सुब्रतो विश्वास, जो 209 कोबरा बटालियन के जवान हैं। हथियार के साथ कुछ सामान भी बरामद किया गया है। घायल अजय भौतिक असम के रहने वाले हैं और सुब्रतो विश्वास बंगाल के निवासी हैं। दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। दिवाकर, सबसे पहले तो तीनों नक्सलियों के बारे में जानना चाहेंगे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली सोरेन को लेकर किस तरह की जानकारियां थी और अभी तक किन किन वारदातों में हाथ रहा है? मोस्ट वांटेड नक्सली के तौर पर क्यों इनकी तलाश थी? देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में ये अंतिम एक तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो सीमावर्ती इलाका हजारीबाग गिरिडीह का इलाका हो। एक ही साथ कल पलामू में भी एक 5 लाख का नक्सली मारा गया है। इसके अलावा चाईबासा और सारंडा के आसपास के जो इलाके हैं, तमाम इन तीनों जगहों पर जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो इनामी नक्सली हैं, कहा जा रहा है कि झारखंड में करीब आधा दर्जन ऐसे इनामी नक्सली अभी भी बचे हुए हैं, जिनको लगातार गिरफ्त में लाने की कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप मुख्य धारा में शामिल हो, नहीं तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। और उसी का ये परिणाम है कि हजारीबाग में आज सुबह मुठभेड़ होता है, इनकाउंटर किया जाता है और 3 हार्डकोर नक्सली मारे जाते हैं। इसमें से जो 1 करोड़ इनामी नक्सली था, उस पर करीब हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 दर्जन से अधिक बड़े मामले, जिसमें कि कई हथियार लूटने के मामले हैं, कई डकैती के मामले हैं, कई लेवी वसूलने के मामले हैं, कई जो डेवलपमेंटल काम थे वहां पर जो कह सकते हैं जेसीबी मशीन और तमाम तरह की जो मशीन है उस पर जलाने का आरोप है। ये तीनों जो हार्डकोर नक्सली था, इसका एक गिरोह भी इलाके में काम करता था। और साथ ही साथ झारखंड के अलावा बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, जमुई का इलाका है, गिरिडीह के आसपास का इलाका है, इन तमाम जगहों पर इसकी सक्रियता थी और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। और आज जब ये पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने जब ये एक तरीके से इन तीनों को मार गिराया है, तो कहा जा रहा है कि इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ये आखिरी जो ताबूत में कील थी वो भी ठोक दी गई है। और उसके बाद जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद जो कुछ हथियार बरामद हुए, तीनों नक्सली के पास आप समझ सकते हैं कि AK-47 हथियार भी था और काफी समय से पुलिस की इसकी तलाश थी। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि ये जो AK-47 बरामद किया गया है, ये चूंकि कहा जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों से ही लूटा गया था, तो ये कब का मामला है इसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन कुछ और भी खुलासे होंगे निश्चित तौर पर। थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन की ओर से इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो सारी जानकारी निकलकर सामने आएगी। जी दिवाकर, बड़ा सवाल ये भी है कि जब नक्सलवाद के खात्मे की बात होती है तो क्या ये सदस्य कितना इनाम किस नक्सली पर है इसके आधार पर धरपकड़ की जाती है, या फिर CPI-ML के पॉलिट ब्यूरो यानी कि उसमें जो सदस्य हैं, जो थिंक टैंक है, उनको निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, दोनों ऑपरेशन साथ साथ चल रहे हैं। चूंकि टारगेट रखा गया है कि 2026 के शुरुआती दौर तक
देश से पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है। और झारखंड जैसे राज्य जो एक तरीके से पीड़ित रहे हैं, लगातार नक्सलवाद की वजह से यहाँ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स था वो लगातार रुका हुआ था। और 2014 से 19 तक जब डबल इंजन की यहाँ सरकार थी तो लगातार इस तरह के ऑपरेशन चले थे, लगातार अभियान चला था। और उसके बाद नक्सली एक तरीके से हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे और कुछ इलाके के जो नक्सली थे यहाँ से छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक बार सक्रियता बढ़ती हुई दिखी थी। और उसके बाद जो आखिरी कील अब कह सकते हैं नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो सारंडा के जंगल है, बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके जो कभी हम कह सकते हैं कि आजादी के 50-60 वर्षों तक वहां पुलिस की पहुंच नहीं थी, उन जगहों पर एक तरीके से पुलिस और सुरक्षा बलों ने फतह किया है। वहां से पूरी तरह से नक्सलियों का खात्मा हुआ है। वैसे कुछ इलाके हैं, पीटा, गिरिडीह का इलाका है, सारंडा का कुछ इलाका है, ये कुछ इलाके ऐसे पॉकेट्स हैं जो बचे हुए हैं जहां नक्सलियों की छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है। और वैसे जगहों पर जब घेराबंदी, नाकेबंदी की गई है तो ये नक्सली उन जगहों को छोड़कर हजारीबाग के इलाके हैं, पलामू जैसे इलाकों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन इलाकों को एक तरीके से नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है तो ऐसे जगहों पर आकर ये ठिकाना ले रहे हैं। तो अब कोशिश है कि इन जगहों पर जो आकर इन लोगों ने शरण लिया है उसको भी खत्म किया जाए और देश से नक्सलवाद का जो टारगेट रखा गया है खत्म करने को, उसमें एक तरीके से अंतिम कड़ी और अंतिम कील के तौर पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जी नहीं तो दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नक्सलवाद को खत्म करने की बात होती है तो दो मोर्चों पे इसकी बात की जाती है। एक तरह से थिंक टैंक, तमाम वो नक्सली जो बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं उनका खात्मा, तो दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक की दृष्टि से उन तमाम गांववासियों को भी मुख्यधारा के साथ जोड़ना, विकास को मुख्यधारा के साथ जोड़ना, तो ये तमाम पहलू भी हैं नक्सलवाद को खत्म करने की। जब हम बात करते हैं तो एक तरफ नक्सलियों की धरपकड़, मुठभेड़ को अंजाम देना, उनको पकड़ना, तो दूसरी तरफ जो जिस मोर्चे पे काम हो रहा है उस तरफ भी कितना बदलाव हो रहा है, क्योंकि समाज का एक समर्थन है नक्सलियों को। देखिए, निश्चित तौर पर समाज का जो नक्सलियों के प्रति समर्थन था वो लगभग अब खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विकास की किरण उन जगहों पर पहुंच रही है उसके बाद जो एक समर्थन उनको मिलता था वो छुप जाते थे किसी ग्रामीण इलाके में आके, वो कम से कम झारखंड जैसे राज्यों में वो अब खत्म हो रहा है। लोग खुलकर नक्सलियों का विरोध कर रहे हैं। जो शरण लेते थे, बाजार में पहुंच जाते थे, उसके बाद उनके घरों में प्रश्रय लेते थे, तो अब खुद जो ग्रामीण लोग हैं वो पुलिस के मुखबिर की भूमिका में वो सूचना देते हैं और उसके बाद नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान। तो एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार की जो स्थिति है वो भी झारखंड में पैदा हो रहा है। और इसी ये अंजाम है कि पिछले अगर हम साल 2 साल के आंकड़ों को देखें तो 100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक बहिष्कार के बाद ये हालात यहां पर पैदा हुए हैं और नक्सली सब कुछ छोड़कर मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब झारखंड में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में नक्सलियों की जो घटनाएं हैं, जो वारदात है, और नक्सली जो मुख्य धारा से लोग भटक गए थे वो पूरी तरीके से मुख्य धारा में लौटेंगे और नक्सली का समापन, नक्सलवाद का खात्मा झारखंड में देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पूरी जानकारी के लिए इस विषय पर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें गौरव के साथ। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, खेल की खबरों में कई बड़ी खबरें हैं, चाहेंगे कि उसकी शुरुआत आप करें। शुक्रिया रितु। और खेल जगत की जो खबर हुई है इसमें सबसे बड़ी खबर अगर देखें तो वो है बॉक्सिंग की दुनिया से आई है, जहां वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने अपना लोहा मनवा लिया है। जी हां, लिवरपूल में आयोजित हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम को दूसरा स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। मीनाक्षी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अनुभवी मुक्केबाज नजीम को 4-1 से शिकस्त दी। इससे पहले भारत की जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। इस तरह भारतीय महिलाओं ने विदेशी सरजमी पर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय महिलाओं ने प्रतियोगिता में कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। इस जीत की बड़ी बात यह रही कि जैस्मिन और मीनाक्षी दोनों की ही ये पहली विश्व चैंपियनशिप थी जिसमें दोनों ने कमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मीनाक्षी हुड्डा को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, लिवरपूल में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी सफलता और दृढ़ संकल्प भारतीय एथलीटों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उनके आगामी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
तो वाकई एक बड़ी जीत की तस्वीर जो है वो निकल करके यहां पर सामने आई है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, जिस तरह से एक बड़ी कहना चाहिए कि विश्व मानचित्र पर बॉक्सिंग एरिना में भारतीय महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया है, 4 मेडल हैं, 2 गोल्ड हैं, किस तरह से देखते हैं इसकी एक पूरी एक समरी को अगर देखा जाए तो कैसे एक आप इसको रेखांकित करेंगे इस कामयाबी को? देखिए, इन लड़कियों का, हमारी इन बेटियों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे रहा है। हमारे लड़के तो पदक जीत नहीं सके इस चैंपियनशिप के अंदर, लेकिन लड़कियों ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से एक दहशत जो फैलाई है। आपने देखा होगा कि एक समय था जब रेसलिंग के अंदर हमारे पहलवानों की दहशत बनती थी। कभी हमारे मुक्केबाज जो है वो क्यूबा के मुक्केबाजों से डरते थे, 10 की 10 वेट कैटेगरी में वो चैंपियन बनते थे। इस समय ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ये लड़कियां हैं, इनकी दहशत पूरी दुनिया के मुक्केबाजों पे छा गई है और नए नए टैलेंट सामने आ रहे हैं। इस चैंपियनशिप में हमारे पास निकास जरीन भी थी, हमारे जो कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। हमारे पास लवलीना बोरगोहेन भी थी जो कि ओलंपिक की 2 मेडलिस्ट हैं, लेकिन वो खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन उनसे प्रेरित ये लड़कियां जिन्होंने बॉक्सिंग को अपनाया, जैस्मीन, मीनाक्षी, पूजा, नूपुर, इन्होंने जो अपना शानदार प्रदर्शन किया है, इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत, इनकी कोचिंग, लेकिन जो सरकार की सुविधाएं इनको मिल रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम सुविधाएं इनको मिली, 15 दिन का कैंप इनके लिए शेफील्ड में लगाया गया कोचेस के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, यहाँ पर इन लड़कियों ने जी तोड़ मेहनत करी है। बहुत जबरदस्त इन्होंने ये प्रदर्शन किया और सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिल रही हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है, ग्रास रूट लेवल पर जो सरकार की सुविधाएं जा रही हैं, उसी का नतीजा है कि एक हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से भी लड़कियां उभर कर आ रही हैं। हरियाणा में रोहतक से, भिवानी तो मुक्केबाजी का गढ़ माना जाता है कि जहाँ से जैस्मीन है, इनके परदादा हवा सिंह जो है 1966 और 1970 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। इनके दादा जो है वो खुद रेसलर थे, लेकिन इनके चाचा बॉक्सर थे, जहां से इनको प्रेरणा मिली कि भाई मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने बॉक्सिंग को अपनाया। और जैस्मीन ने आप देखिए कि पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता को हराया है यहाँ पर। और ये एक बड़ी चीज है कि पेरिस ओलंपिक में खुद जैस्मीन जो है पहले राउंड में बाहर हो गई थी। और वहीं अगर मीनाक्षी की बात करें तो उन्होंने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की कजाकिस्तान की जो मुक्केबाज हैं वो कांस्य पदक विजेता है, उनको मात दी है। मतलब उनके प्रदर्शनों का बोझ इनके ऊपर नहीं था कि भाई कई दबाव किसी तरह का हो। तो ये बड़े दबंग अंदाज में लड़ने वाली ये लड़कियां हैं और इनका देखेंगे कि कद काठी भी इनकी मजबूत है। और भारतीय बॉक्सिंग के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ एक अच्छी चीज के जो कम वेट कैटेगरी है, कि जैसे कि जैस्मीन ने 57 किलो में जीता, मीनाक्षी ने 48 किलो में जीता, तो नूपुर जो है वो 80 प्लस की कैटेगरी में उन्होंने पदक जीता है। तो भारत को जो हल्के वजन है उसमें भी पदक आए हैं और जो हैवी वेट वजन है उसके अंदर भी पदक आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, वरना अमूमन ऐसा होता था कि हमारे मुक्केबाज हल्के वजन में तो जीतते हैं लेकिन भारी वजन में मार खा जाते थे। आज हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन के लड़कियों में देखें तो 15 गोल्ड मेडल हैं और 10 लड़कियां हमारी ऐसी हैं कि जिन्होंने ये पदक जीते हैं। मैरी कॉम इन सब की आदर्श रही होंगी जिन्होंने की 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं हर संभव सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की, वो उनका बहुत बड़ा योगदान इनको रहा है। अभी ये वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया गठन हुआ है, उसके तहत ये पहली एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसके अंदर इन्होंने जीता। और जैस्मीन ने तो अभी जो वर्ल्ड कप लेग इनके चल रहे हैं उसमें अस्थाना में भी इसने गोल्ड मेडल जीता था। तो हमारी लड़कियां लगातार ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और अब वर्ल्ड कप बॉक्सिंग का जो फाइनल लेग है वो हिंदुस्तान के अंदर होगा, तो उसमें देखिए हमें और बड़े बेहतरीन प्रदर्शन मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी धरती पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मुक्केबाजों ने ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया था। जो ये पहली बार प्रदर्शन है जो इनको प्रेरित करेगा। और ये अभी ये लड़कियां कम उम्र में हैं जो कि आगे जाकर लंबे समय तक भारत के लिए पदक जीत सकती हैं। राकेश, अगर आपसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तरीके की सुविधाएं हैं और आधुनिक रूप से जो है वो ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन इसी प्रतियोगिता का एक अक्स ये भी है कि पुरुष वर्ग जो है वहां पर 2013 के बाद ये पहली बार रहा कि खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो ये जो तालमेल है, ये इसको किस तरह से, ये जो एक थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसको किस तरह से दूर करने की कोशिश आने वाले समय में आप देखते हैं अपनी तरफ से? देखिए, इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे जो ये युवा मुक्केबाज इसमें गए थे, इनकी नई एक खेप है और कई बार ऐसा होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़कियों के इस प्रदर्शन से हमारे जो पुरुष मुक्केबाज है वो भी प्रेरणा लेंगे
और आगे चलकर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ समय देखा ऐसा कि जो हमारी जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसमें भी कुछ चीजें सामान्य ढंग से नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेनिंग पे, मुक्केबाजों के प्रदर्शन पे, उनके माइंडसेट पे भी फर्क पड़ता है। अब सारी चीजें वेल सेटल्ड हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि मुक्केबाज भी लड़कियों के प्रदर्शन से प्रेरणा लेंगे कहीं ना कहीं कि भाई लड़कियां जो है वो बाजी मार रही हैं, हम पीछे रह रहे हैं, तो वो और मेहनत करेंगे और आने वाले समय में वो और बेहतरीन प्रदर्शन भारत के लिए करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन राकेश, अगर जैस्मिन के प्रदर्शन को उठा करके देखा जाए, क्योंकि इनको ओलंपिक खेलने का भी अनुभव था और यही जैस्मिन थी जो कि पेरिस ओलंपिक में शुरुआती राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन वहां से अपने आप को संभाला और लगातार अपने आप को बना के रखा है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने को बना के भी रखे, क्योंकि तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। फिटनेस सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कहीं ना कहीं चोट लगने की एक बड़ी तस्वीर जो होती है वो सामने होती है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो भी होता है। तो ऐसे में जैस्मिन की जो वापसी रही गोल्ड मेडल की, वर्ल्ड चैंपियन बनने की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो एक कड़ी मेहनत है और जैसा आपने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि छोटे लेवल से हमें जो है ना मेंटल ट्रेनर खिलाड़ियों के साथ लगाने होंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी एक बड़ी ऐसे ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं ज्यादातर। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब आप 3-3 बार के वर्ल्ड चैंपियनों के साथ या ओलंपिक मेडलिस्टों के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव आता है। लेकिन जैस्मिन को यह मानना पड़ेगा कि पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में आप पहले राउंड में बाहर होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी जो नींदें उड़ गई थी, उसके बाद उन्होंने अपने कोच से कहा कि नहीं भाई मुझे मेहनत करनी है, कोचेज उनके साथ लगे, सरकार ने सुविधाएं दी। अभी जैसे शेफील्ड में इनका कैंप लगाया गया 15 दिन का, तो जो विदेश में वहां की परिस्थितियों के हिसाब से जब कैंप लगता है तो आपको एक अलग तरह का एक फील आती है, कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है आपका। और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप से ठीक पहले जो अस्थाना में वर्ल्ड कप लेग का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर भी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीता। एक उनकी पारिवारिक परंपरा रही है, जैसे मैंने बताया कि हवा सिंह के परिवार से आती है जो कि 2 बार के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और इस प्रदर्शन को दोहराना वर्षों तक मुक्केबाजों के लिए एक बड़ा सपना रहा था। तो वहां से आना कि भाई हमारे पास इतनी अच्छी लेगेसी है, हमारे परिवार की, सरकार की तरफ से सारी तमाम सुविधाएं दिया जाना, उसका कहीं ना कहीं बहुत इस चीज का फर्क पड़ता है। और ये देखिए वर्ल्ड कप लेग में पिछले जो अभी जो 2 लेग हुए हैं ब्राजील में और कजाकिस्तान के अंदर, उसमें हमारे मुक्केबाजों ने 17 पदक जीते और तुरंत हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ने उनको कैश अवार्ड दिया, 2 लाख रुपए गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता, 1 लाख रुपए रजत पदक जिन्होंने जीता और 50,000 जिन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इन खिलाड़ियों के सामने एक अच्छा सुनहरा भविष्य है, वो चीज को जानते हैं। लेकिन हाँ, हार के बाद ओलंपिक्स में एकदम से उभर कर फिर सामने आना और फिर इस तरीके से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना, ये साफ दिखाता है कि जो भी 1 साल का समय इनको मिला उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की है, क्योंकि मेहनत के बिना इसमें हो नहीं सकता। एक टेक्निक है, एक विपक्षी की कमजोरियों को पकड़ना और जो आपका मजबूत पॉइंट है उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करना रिंग के अंदर, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैस्मिन का हमने जैसे देखा कि उन्होंने जब वो अपनी विपक्षी मुक्केबाज के नजदीक जा रही थी तो उनको कोई पॉइंट कम मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूर से जो मुक्के जड़ने की रणनीति अपनाई उसका उन्हें बहुत फायदा मिला। तो रणनीतियां कई लेके आप रिंग में उतरते हैं, लेकिन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, कौन सी उस दिन कामयाब हो रही है, विपक्षी किस तरीके से अटैक आपके ऊपर कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, तो इससे लगता है कि ये दिमागी रूप से भी बहुत मजबूत हैं ये लड़कियां, जो चीजों को समझ रही हैं और दूसरे अपने विपक्षी मुक्केबाज की कमजोरियां और उसकी ताकत को एकदम से एसेस करती बिल्कुल हैं। राकेश, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह सफलता जो है बड़ी है और एक ऐसे समय पे आई है जबकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से अगले साल जो है वो एशियन गेम्स भी है, जहां पर एक बार फिर से इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द जो होगी वो सफलता कहीं ना कहीं टिकी होगी। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बॉक्सिंग से निकल कर चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन 2025 में उप विजेता रही। प्रतियोगिता के पुरुष युगल फाइनल में भारतीय जोड़ी को हार का मुंह देखना पड़ा। चिराग सात्विक को चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी ने 19-21, 21-14, 21-17 से शिकस्त दी। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जहां आपने देखा कि किस तरह से भारतीय महिलाओं का दमखम जो है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में साफ तौर पर निकल करके आया। जी हां, भारतीय महिलाओं का दमखम दिखाई दिया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम खबरों के लिए, और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।